तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इग्नू की एक और क्लास में जिसके अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं BHDS 183 अनुवाद। ठीक है, अनुवाद का अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो मैंने नहीं, सबसे ज्यादा नहीं है, ये पहली बात है कि इसके अंदर आपको हर एक चीज को मैं क्या कहते हैं शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपका टाइम बचे, ऊपर से आप लोग अच्छे से समझ सकें। और जो भी मैं पॉइंट्स में समझाऊंगा ना, उसको नहीं है मतलब उसकी डेफिनेशन भी अलग से लिखनी है। और डेफिनेशन में साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हो और अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हिंदी का है तो आप हिंदी में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज के बारे में बताता हूँ। जो इंग्लिश में लिखते हैं उनकी अलग बात है भाई साहब, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए। तो इस चैनल पे आपको हर एक चीज मिलेगी, पहले बता दूं। और जो भी आपका क्या कहते हैं क्वेरी हो ना, तो आप कमेंट कर देना, बस हर एक चीज मैं आपको ला के दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिर है शुरू करते हैं कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अर्थ और महत्व क्या है अनुवाद का। तो पहला है कि एक भाषा के विचारों को नहीं है दूसरे भाषा में उसी अर्थ के साथ नहीं है प्रस्तुत करना, या मान के चलो वर्ड टू वर्ड किसी चीज को ट्रांसलेट करना किसी और लैंग्वेज में, वो कहलाता है अनुवाद। ठीक है, फिर आता है कि मुख्य बिंदु कौन सी है। तो पहला है कि दो भाषाओं को नहीं जोड़ता है। कैसे? हिंदी और इंग्लिश। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ ना सारी चीजें, अब उसको ट्रांसलेट कोई करे तो वर्ड टू वर्ड ही तो करेगा। और वर्ड टू वर्ड करेगा तो हर एक हिंदी का भाषा का शब्द वो इंग्लिश में जब वो ट्रांसलेट करेगा तो उसको एक तो इंग्लिश के शब्दों का मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब जोड़ता है मैं कहता हूँ, या क्या कहते हैं प्रदान करता है, या भाषा कह रहा हूँ, भाषा को इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते, मतलब भाषा जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज, है ना। तो ये चीज अब उसको ज्ञान होगा ना दूसरी भाषा का, तो वही चीज है। तो मेन बात ये है, पहले में आपको क्या लिखना है कि भाषा अनुवाद का अर्थ क्या होता है या महत्व क्या होता है। तो उसकी जो पहले आप फर्स्ट स्टेप लिखोगे ना कि दो विचारों को या दो भाषाओं को जोड़ता है, या अनुवाद ऐसा होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में मान के चलो इसी को ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना या अर्थ को समझाना, वो अपना क्या कहते हैं अनुवाद कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या लिख सकते हो कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे देना, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, या हिंदी को संस्कृत, जैसे संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना, है ना। वर्ड टू वर्ड कैसे ट्रांसलेट होता है, अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट होता है, उसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा, वो चीज लिख देना। आपको आसानी से क्या कहते हैं जो भूमिका होती है ना, जो मेन पार्ट होता है, वो आसान होता है बहुत उसको लिखने में। ठीक है, और जो नीचे दे रहा हो ना, जैसे मुख्य बिंदु है, अब पहले हमने देखा ना कि अर्थ क्या है, महत्व क्या है, तो मुख्य बिंदु में यही है कि दो भाषाओं को जोड़ता है। फिर आता है कि ज्ञान का आदान प्रदान होता है, कि दूसरी भाषा का आपको ज्ञान हो जाता है ना। और जो दोनों भाषा है जिसमें भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उन भाषाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और जब आप पढ़ते हैं दोनों भाषाओं को, तो सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कैसे वो बना, है ना। अल्फाबेट्स हैं वो कहाँ से आए, कैसे बने, है ना। ग्रीक भाषा का इसमें क्या वो था, है ना। मतलब सबसे ज्यादा होता है ना कि यूनानी दार्शनिक ये वो भारत के ज्ञान, मतलब भारत के इतिहास में, तो उसको कैसे हमने वो करा। फिर आता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, कि राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं, अब मान के चलो भारत इतना बड़ा है, उसके अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अगर एक इंसान को हिंदी भी आती है, तमिल भी आती है, गुजराती भी आती है, कन्नड़ भी आती है, तो वो हर जगह जा सकता है ना। जहाँ जहाँ क्या कहते हैं ये भाषाएं बोली जाती है, वहाँ पे उसका क्या कहते हैं अच्छा स्वीकार होगा, मतलब जो होता है ना कि एक मान के चलो कि दूसरों से ज्यादा उसका प्रभाव ज्यादा होगा बातों में। मान के चलो मुझे इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, अब मैं जाके तमिलनाडु में इंग्लिश में बात करूँ, लेकिन वो तो तमिल बोलते हैं आधे से ज्यादा, तो भाषा का जो आदान प्रदान है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसको तमिल आती है वो तमिल में बात करेगा उधर, या क्या कहते हैं उसको जानने में आसानी होगी, वहाँ की किस चीजों को, संस्कृतियों को, है ना, वहाँ की शिक्षा को, वहाँ की वैज्ञानिक तकनीकों को, है ना, वो चीजें आसान होती है हर एक भाषा के। फिर आता है कि प्रशासनिक कार्यों में भी आसानी होती है, कि मान के चलो अब मैंने नहीं है जाके कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी, अमेरिका में मैंने जाके किसी कोने पे गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन उधर खड़ी नहीं कर सकते थे, वहां लिखा है नो पार्किंग, मुझे नहीं आती इंग्लिश, है ना, और मुझे नहीं पता वहां के नियम, है ना। तो फिर मैं कैसे बचूंगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए कि वहां के प्रशासनिक कार्य कि वहां के नियमों को, है ना, कैसे जाना जाए, वो चीज हो गया। फिर आता है कि साहित्य को विश्व स्तर तक पहुंचाना, कि जैसे अपने खुद की लिखी हुई किताबों को या दूसरी के कहते किताबों को, जैसे कि मान के चलो कि दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने कब करी, कैसे करी, ये चीजें तो है हमें पता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में हमें प्रोवाइड की रही।
लेकिन उसको इंग्लिश में या मान के चलो यूरोप में, अलग-अलग देशों में, रसिया में कैसे पता चलेगा? साहित्यिक स्रोत क्या है ना? साहित्यिक क्या लिखित जो होते हैं, है ना? उनका विकास होता है इससे कि अलग-अलग भाषा में जब हम अपनी पुस्तकों को या साहित्य को फैलाते हैं लिख के। जैसे मान के चलो चीन के कितने सारे ज्ञानी आए, है ना? इब्न बतूता आया यूनान से, है ना? तो उनने अपनी भाषा में लिखा। तो हमारे यहाँ की संस्कृति को अपने देश में मतलब बताने के लिए उन्होंने अपनी मतलब यहाँ की जो चीज़ें थी उसको ट्रांसलेट करा किसमें? अपनी भाषा में। तो वो चीज़ हो गया। फिर मोरक्को से आया था सॉरी, ठीक है? वो नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं कि आपको अगर आपका नेता है, जैसे मान के चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, तो उनको ना मतलब उनको हिंदी तो आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच नहीं आते, जर्मन नहीं आती, तो वो वहाँ के लोगों से बात कैसे करेंगे या वहाँ के लोगों की बात कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते, कोई कुछ भी कह दे, है ना? तो वो चीज़ समझने के लिए ट्रांसलेटर लगते हैं रखते हैं अपने पास। बट राहुल गांधी जी, जिनको अपने लिए जर्मन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, शायद फ्रेंच भी आती है उन्हें। तो वो तो आसानी से समझ लेंगे, बात भी कर लेंगे, कम्युनिकेशन अ, उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो वो ये अंतर होता है। मैं वैसे नहीं कर रहा कि किसी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं वैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं। कि आपको अगर वहाँ की भाषा आती है, सभ्यता के बारे में पता है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर आता है कि रोज़गार का अर्थ 1 सेकंड। रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं कि आपको अब देखा नहीं है कि कितने सारे इंटरव्यू होते हैं तो उसके अंदर कंपल्सरी होता है इंडिया के अंदर कि आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, तो वो चीज़। फिर आता है कि अनुवाद, ज्ञान और संस्कृति अ, का सेतु है ये, अनुवाद कि आप किसी भी मतलब ज्ञान और संस्कृति को समझ सकते हो अलग भाषा में या अगर आपको कोई दूसरी भाषा आती है और वो समझ सकते हो आप। फिर आता है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है? अनुवाद का स्वरूप होता क्या है? उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में अर्थ या भाव सहित प्रस्तुत करना अनुवाद का स्वरूप कहलाता है, ठीक है? कि किसी भाषा को आप उसके भाव को भाव मतलब क्या होता है कि अपने एक्सप्रेशंस उसके साथ या उसकी जो भी क्या कहते हैं शब्दावली है, उसको इस प्रकार व्यक्त करना कि वो आपको ऐसा लगे ही ना कि वो उस भाषा में था या किसी दूसरी भाषा में था, वो आपकी ही भाषा में था, ऐसे करना, प्रस्तुत करना अनुवाद का स्वरूप कहलाता है। फिर आता है कि मुख्य बिंदु कौन-से होते हैं कि ये भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है? अर्थ प्रधान होता है इससे। फिर आता है कि भावों की रक्षा करता है ये, है ना? जो भी भाव है हमारे मान के चलो कोई नहीं है इंसान हिंदी में मतलब मान के चलो हिंदी में रो रहा है कि ये मतलब कि मेरे साथ ये क्या हो गया, है ना? तो ऐसे करके रो रहा है। तो इंग्लिश में ये थोड़ी कि आदमी रो रहा है, क्राई कर रहा है बट उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है ना? बता नहीं पा रहा कि जैसे मान के चलो मेरी दुकान में चोरी हो गई, है ना? तो अब इंग्लिश में वो बंदा बोले कि मेरे यहाँ चोरी हो गई इंग्लिश में बोले और उसके अंदर कोई भाव ही ना दिखे, तो कोई पता चलेगा कुछ? ऐसा लगेगा कि उसको बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं ना? तो वही चीज़ हो गया। हुँ। फिर आता है कि सांस्कृतिक तत्वों को भी अ, मतलब स्थान देता है कि सांस्कृतिक तत्व मतलब कि जो संस्कृत की भाषा है, मतलब संस्कृत जो भाषा है हमारी, उसके अब उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जो संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, वो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, वो करते हैं, है ना? मतलब अनुवाद करते हैं, तब जाके हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो उसका एक स्थान तो बनता है ना कि संस्कृत एकदम से देखो लुप्त नहीं हुई ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो संस्कृत सीखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं इग्नू में आप लोगों ने देखे होंगे कि संस्कृत में एग्ज़ाम भी देते हैं वो लोग, तो इतने अच्छे ज्ञाता होते हैं, तो वही चीज़ है ना? फिर आता है कि मौखिक और लिखित दोनों ही होता है इसके अंदर कि बोलकर कैसे कि किसी दूसरी भाषा को बोलते हैं डायरेक्ट और लिख भी सकते हैं। कि पहला होता है कि कागज़ पे लिख के, जैसे मान के चलो हिंदी की पत्रकारिता मीन्स क्या कि न्यूज़पेपर जो होता है उसके अंदर हिंदी में जो न्यूज़ आती है वो इंग्लिश में मतलब वो करते हैं ट्रांसलेट और जो इंग्लिश में होती है वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो एक तो हो गया मौखिक कि टीवी टेलीविज़न पे आप देख देख रहे हो, है ना? तो उसमें बोलती है तो आप सुनते हो, है ना? वो हो गया और एक होता है लिखित कि आपके पास न्यूज़पेपर आता है। फिर आता है कि ज्ञान, साहित्य, प्रदर्शन सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है? अनुवाद का प्रयोग तो हर चीज़ में होता है। फिर आता है अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? चरण क्या है, मुख्य चरण इसके? तो पहला होता है मूल
पाठ पढ़ना मतलब पूरा का पूरा पाठ पढ़ना, उसको समझना, वो चीज़ हो गया। अर्थ समझना, कठिन शब्दों का अर्थ जानना, लक्ष्य एक सेकंड ये बार-बार नहीं एक चीज़ ही हो रही है। फिर आता है लक्ष्य, भाषा चुनना, फिर आता है कि अनुवाद लिखना, भाषा को सरल बनाना और पुनरीक्षण करना। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि मुख्य चरण क्या है? अनुवाद की प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या होता है? पहला होता है कि नहीं जो पहले आपको जिस भी चीज़ को नहीं है, वो करना है ना ट्रांसलेट करना है, पहले तो उसको पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझो। अर्थ समझने के बाद कठिन शब्द जो है ना, उसको नहीं जानो कि जो भी शब्द कठिन है ना, उनको जानो, उनके बारे में है ना समझो। फिर लक्ष्य भाषा चुनो कि कौन-सी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। फिर क्या कहते हैं अनुवाद लिखना है कि किस तरीके से आपको लिखना है। या तो आप पहले तो मुश्किल वर्डों को लिख लो, है ना? एक तरफ की हर एक भाषा का शब्द का क्या होगा अर्थ, वो लिख लो। फिर उसको प्रॉपर लिखना शुरू कर दो। भाषा को सरल बनाओ कि आप पढ़ सको, समझ सको या सामने वाले के लिए जिसके लिए लिख रहे हो वो पढ़ सके, समझ सके, वो चीज़, है ना? पुनरीक्षण करना, फिर उसको क्या कहते हैं अच्छे से लिख के व्यवस्थित करके प्रदान करना। फिर आता है कि त्रुटियाँ मतलब गलतियों को सुधारना और अंतिम स्वरूप देना। मैंने बताया ना कि उसको अच्छे से मतलब गलतियों को सुधारना, सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद उसको उसका अंतिम स्वरूप ये है कि उसको प्रॉपर लिख के व्यवस्थित करके आप मतलब जो पढ़ने वाला है, उसको प्रदान करना, वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? पहला होता है कि कहानी, काव्य, नाटक आदि के अनुवादों को साहित्यिक अनुवाद कहा जाता है। कैसे? कि जैसे मान के चलो किसी कहानी को जैसे मान के चलो कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं या हमारे उनकी प्रेमचंद जी की मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, वो तो हिंदी में है या हिंदी में भी नहीं है, वो अलग भाषा में है ना? जैसे पुरानी भाषा जो होती है ना उसमें है। तो उस हिसाब से हिंदी जो शुद्ध हिंदी या मान के चलो शुद्ध हिंदी में है, तो आप जो लोकल हिंदी बोलते हो ना उसके अंदर मिक्स है, उर्दू के शब्द, हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्द, सब मिक्स है, तो हम वो बोलते हैं। तो उसको कैसे समझेंगे? तो पहले उसको क्या कहते हैं अच्छे से अनुवाद करना, साहित्यिक मतलब लिखित जो कहानी, काव्य, नाटक होते हैं उनको अनुवाद करना ही ये चीज़ कहलाता है। फिर पहला आता है कि भाव मतलब प्रदान करना मीन्स कि जो उस कहानी में भाव है ना, उसको दूसरी भाषा में जब ट्रांसलेट करो, तो वो भाव सेम टू सेम आने चाहिए, ये कोशिश ज़रूर करना, है ना? ल लेखक की शैली बनाए रखनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ लिखित जो अलग है वो है ना? लेखक की जो शैली है ना उसको बनाए रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नहीं जो लेखक बताना चाहता है ना अपने एक्सप्रेशन जताना चाहता है आप लोगों को, वो चीज़ इस प्रकार होनी चाहिए कि हाँ, सच में वो लगे कि उसने जो मेहनत की है ना वो हर एक मतलब लोगों को पता चल रही है। चाहे वो दूसरे शब्दों में ही क्यों ना बयाँ करनी पड़ रही हो। फिर आता है कि शब्दों का नहीं, भावों का अनुवाद किया जाना चाहिए। मानिए चलो मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग ऐसे करके हो गया। बट शब्दों का इसके अंदर है कि शब्दों का अनुवाद नहीं होना चाहिए कि वर्ड टू वर्ड जैसे अनुवाद करें उसका नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन का अनुवाद करना होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप दुखी ये हैं या खुश हैं या कोई बात बताना चाहते हैं, जो एक्सप्रेशन से बताना चाहते हैं, वो चीज़ इतनी पक्की तरीके से अनुवाद होनी चाहिए कि उस भाषा को पढ़ने वाला भी वही चीज़ समझ सके या वही चीज़ फ़ील कर सके जो कथावाचक कहना चाहता है। फिर आता है कि कठिन रचनाओं मतलब जैसे कठिन और रचनात्मक कार्य होना चाहिए उसके अंदर। कठिन तो हो, लेकिन जो रचनात्मक कार्य होता है ना, जो क्या कहते हैं कवि कहना चाहता है, वो पता होना चाहिए, है ना? वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि अनुवाद पुनरीक्षण मतलब कि अनुवाद की जाँच और त्रुटियों को सुधारना, ठीक है? मैंने बताया ना गलतियों को सुधारना पुनरीक्षण कहलाता है। मतलब अपनी क्या कहते हैं जो भी अनुवाद आपने किया है ना किसी भी चीज़ में उसकी जाँच करो, उसकी गलतियों को ढूँढो और उसको सुधारो, है ना? पुनरीक्षण वही कहलाता है। फिर आता है कि भाषा की जाँच करना, जिस भी भाषा में आप कर रहे हैं, है ना? व्याकरण की जाँच करना कि आप जिस भी व्याकरण का यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, उसकी जाँच करना कि सही है या नहीं है, अर्थ को जानना, है ना? वर्तनी को जानना, उनकी जाँच उसकी जाँच करना, शैली कि किस शैली में लिखी गई है उसमें और अंतिम शोधन करना। ये प्रशासनिक कार्यों में है ना? प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद का आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि सरकारी जैसे आदेश होते हैं, है ना?
पहली बात मैं बताऊँ ना आपको कि जो भारत के संविधान है ना उसके तौर पे लिखा हुआ है कि नहीं है हमारी हिंदी भाषा नहीं है राष्ट्रीय भाषा है और उसकी सहायक भाषा अंग्रेजी है। तो जो भी सरकारी आदेश आते हैं ना वो हिंदी में आते हैं, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाता है बाकी राज्यों को पता चल सके। बाकी राज्यों को ये पता होना चाहिए या तो अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए या तो हिंदी की होनी चाहिए। ये हो गई बात, है ना? प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मतलब अलग-अलग राज्यों में उस जो भी आदेश सरकार निकालेगी ना, वो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें और उसको जानकारी हो कि किस आदेश के का क्या किस तरीके से पालन करना चाहिए। मान के चलो, अब लिखा हुआ है कि नहीं है, कल से नहीं है नोटबंदी हो जाएगी, है ना? फिर से, मान के चलो वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं हो, भगवान करे फिर से लगना पड़ेगा लाइन में। नोटबंदी होगी। अब सरकार ने पढ़ा उसे, है ना? दूसरी सरकार ने, राज्य सरकार ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि केंद्र ने कहा है कि नहीं अब परसों से नहीं है नोटबंदी हो जाएगी, लेकिन होनी कल से थी, लेकिन हो गई वो बोल रहे हैं परसों से होगी। तो ये 1 दिन का जो गैप आया या 1 दिन की जो गलती हुई हमसे, किस लिए हुई? क्योंकि जो अनुवाद हुआ था वो सही नहीं हुआ था। तो वो चीज़ इसीलिए इसके अंदर प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद का अर्थ या आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रॉपर अच्छे से जाँच करके जो अब मैंने ऊपर बताया कि अनुवाद कैसे करा जाता है, ठीक है? वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये सरकारी कार्यों में होता है। फिर पहला है कि है ना सरकारी आदेश के लिए कार्यालय जो भी पत्रकार या पत्राचार जो भी होता है, उसमें काम आता है, जो भी नियम कानून लगते हैं, है ना? नियमों में, है ना? अधिसूचनाओं में, है ना? उसमें काम आता है। जनता तक जानकारी पहुँचाना आसान भाषा में मीन्स कैसे? अब सरकार ने तो इंग्लिश में बोल दिया सारी चीज़ें पार्लियामेंट में या कोई भी नियम आया, कानून आया या कोई भी कोर्ट ने जवाब दिया, वो अंग्रेजी में दिया। अब आम जनता को कैसे पता चलेगा? उनको तो नहीं आता। उनको हिंदी में बताया जाएगा हमारे जैसे हमारे राज्य में जैसे मान के चलो कि दिल्ली में हिंदी में बताया जाएगा कि भाई सरकार कुछ तो नया ला रही है, उसको किस प्रकार लाएगी, वो चीज़ को अनुवाद करना, है ना? फिर आता है कि न्यायिक कार्यों में मतलब न्याय जो करते हैं ना, अब कोर्ट कचहरी में होता है कि काफ़ी बार नहीं है जो जज होते हैं ना वो इंग्लिश में ही वो सुनाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, आम जनता को नहीं पता चलता। तो उसको भी अनुवाद करके पता च मतलब उन लोगों को बताना, अनुवादक का काम होता है। फिर आता है केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के लिए भी होता है कि केंद्र सरकार किसी और भाषा में कह रही है, राज्य सरकार किसी और भाषा में कह रही है, दोनों में झड़प हो जाएगी ऐसे तो। तो उसके लिए भी हमारा क्या कहते हैं अनुवाद काम करता है। फिर आता है कि राजभाषा नीति का पालन हेतु मतलब मान के चलो राजभाषा जो है ना वो नीति के पालन हेतु काम करती है मीन्स कैसे? मैंने जो बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जो अंग्रेजी है वो सहायक भाषा है, सरकारी तौर पे। तो उसी के हिसाब से। फिर आता है कि अनुवाद के साधन क्या है? अनुवाद के साधन क्या है? पहला है कि शब्दकोश, ठीक है? जो आपने देखा होगा ना बड़ी-बड़ी बुक्स होती है, उसी को कहते हैं शब्दकोश जिसको डिक्शनरी हाँ, डिक्शनरी कहते हैं ना लाइक हाँ, डिक्शनरी कहते हैं, तो उसको ही मतलब वो शब्दकोश जो होती है ना, उसके अंदर अलग-अलग मीनिंग लिखे होते हैं हर एक वर्ड के। तो पहला है कि जो साधन क्या है, मतलब जिससे हमें अनुवाद करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है या जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है दूसरी भाषा की, तो वो शब्दकोश है ना? पारिभाषिक शब्द शब्दावली है ना? जिसको हम बदल चुके हैं मतलब मान के चलो कि कभी-कभी आपने देखा नहीं जेनज़ीज़ वर्ड्स आजकल वो चल रहे हैं काफ़ी ट्रेंड में कि उसको हाय को अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग तरीके से कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, हेलो कह सकते हैं, है ना? आजकल जीएम ऐसे करके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऐसे, है ना? तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है विश्वकोश होता है कि हर एक जो भी विश्वकोश मतलब कि जो भी दुनिया की हर एक भाषा है ना, हर एक भाषा का शब्द का आंसर उसके अंदर मिलेगा। जो विश्वकोश है वो हो गया इंटरनेट, इंटरनेट पे तो आपको पता ही है हर एक वर्ड का मीनिंग पता ही रहता है। हम कहते रहते हैं ना गूगल से पूछ लो, है ना? जेमिनी से पूछ लो, है ना? चैट से पूछ लो, जो भी पूछना है इंटरनेट की सहायता से हमें पता चल जाता है। फिर आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर पे हम सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन्स है, क्रोम है, ब्राउज़र्स काफ़ी सारे हैं, गूगल है, वो हो गया मशीन अनुवाद हो गया। अब मान के चलो मशीन अनुवाद कैसे कि ट्रांसलेटर एक नहीं है पॉकेट ट्रांसलेटर आता है जिसके मोबाइल की तरह दिखता है ना? उसके अंदर आप मतलब सामने वाला कोई दूसरी भाषा में बोल रहा है, वो आपको खुद बताएगा कि ये हिंदी में करके कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला। फिर जो आप हिंदी में बोलोगे वो उसकी भाषा में उसको बताएगा। तो ऐसे करके मशीनी अनुवाद भी होते हैं। फिर आता है कि विशेषज्ञों की सलाह भी होती है इसके अंदर कैसे और संदर्भ पुस्तकें भी होती है।
मैं बताता हूँ कैसे होती है। सरकारी जो कार्यों में नहीं है जब अनुवाद होता है ना, तो इन चीज़ों का तो इस्तेमाल करते हैं। देखा नहीं आपने एक डीडी नेशनल पे नहीं चैनल पे जब भी न्यूज़ चलाई जाती है ना, या जब भी 26 जनवरी का देखोगे या 15 अगस्त का देखोगे, तो नीचे छोटी-सी एक स्क्रीन में नहीं है एक आंटी होती है या तो अंकल होते हैं, वो नहीं है शब्दों के द्वारा भी नहीं है बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। तो उन लोगों को भी पता चले जो लोग क्या कहते हैं सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, देख तो सकते हैं मतलब वो तो सुन लेंगे, मतलब सुन नहीं सकते ना जो लोग, उनको शब्दों के द्वारा जो बताया जाता है इशारों से जो, तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि प्रशासनिक पत्राचार का अनुवाद कैसे होता है? तो ध्यान रखने रखने वाली योग्य बात क्या होती है कि भाषा सरल होनी चाहिए, जो भी पत्र पढ़ेगा या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उसके लिए भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थ बदलने नहीं चाहिए, सरकारी शब्दावली सही होनी चाहिए, जो भी सरकार ने बोला है वो सही होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, जो भी वो कह रहा है या जो भी बताना चाहता है। तकनीकी शब्द सही होने चाहिए, मतलब होता है ना कभी-कभी आप लिखने तो कुछ और जाते हो, आप लिखने जाते हो कैट, लिखा आता है बैट। तो कभी-कभी होता है ना कि आप स्पेस मतलब कहीं पे टाइपिंग कर रहे हो और आप एंटर जैसे ही दबाते हो तो उसपे कुछ और टाइप हो जाता है, तो वो चीज़ हो गया। तो वो चीज़ सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? और तथ्य और आंकड़े जो भी आप दो, वो बदलने नहीं चाहिए, वो हो गया। फिर आता है सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो साहित्य का पहला होता है कि उसका प्रचार अच्छे से होना चाहिए, है ना? सृजनात्मक बताना है, ठीक है? सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? पहला है साहित्य का विचार होना चाहिए, नई संस्कृति की जानकारी मिलती है इससे, ज्ञान का विस्तार होता है, विज्ञान साहित्य तक पहुँच पाते हैं हम, जो भी है। फिर राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है इससे। फिर आता है कि अनुवाद के कार्य में जो चुनौतियाँ आती है ना, वो क्या है? तो पहला है शब्द अनेक हैं, मीन्स मान के चलो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। मीन्स मैं बताऊँ कि वही वाला बता देते हैं हम, जैसे पीके पिक्चर में आपने देखा नहीं है? वो एक शब्द को बोलता है, ओह! अच्छा, ऐसे करके करता है ना, तो कि अलग-अलग उसमें मीन कैसे है? कोई नहीं है, बच्चा खो गया, ओह! बच्चा खो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओह! ऐसे हो गया, तो ऐसे करके करते हैं। और किसी के लिए हम चुपके से बोलते हैं, ओह! अच्छा, ऐसे, है ना? तो फलाने के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो अलग-अलग भाषा में अलग-अलग मीन्स होता है, अलग-अलग अर्थ होता है। तो वो चुनौती होती है कि किस अर्थ में हम लोगों को बताना चाहते हैं। फिर आता है कि मुहावरों का अनुवाद थोड़ा आसान नहीं हो पाता है कि मुहावरे नहीं अलग मान के चलो, भैंस गई पानी में, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो भैंस है वो पानी में चली गई। ये एक मुहावरा है कि भैंस गई पानी में, मीन्स जो काम कर रहे थे वो सब बेकार हो गया। तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है सांस्कृतिक अंतर क्या आता है? सांस्कृतिक अंतर ये आता है कि मीन्स मान के चलो कि जो हमारा भारत की संस्कृति है, वो अलग है ना? कहीं और की संस्कृति अलग है। तो उस संस्कृति को जो अंतर है, उसको किस प्रकार स्पष्ट करें? तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि तकनीकी शब्दों की कमी होती है इसके अंदर, मीन्स कैसे कि तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? मान के चलो हमें नहीं है अ बोला गया कि एक अंग्रेजी के काफ़ी सारे शब्द होते हैं कि जिनकी नहीं है हिंदी मीनिंग नहीं है, होती ही नहीं है। जिसे कहते हैं हिंदी मीनिंग होती ही नहीं है, उसको वही कहते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए तो बोलना चाहूँगा लेकिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। जैसे मान के चलो हिंदी का शब्द कोई मुझे याद भी नहीं है। जैसे बॉल है, बॉल को क्या कहेंगे? बॉल को इंग्लिश में भी बॉल ही कहेंगे, है ना? और या तो गेंद भी वही है। शब्द जो है गेंद कह लो, बॉल कह लो, या मीन्स बॉल मान के चलो, एक शब्द लेके चल रहे हैं बॉल। तो उसको इंग्लिश में भी बॉल कहते हैं, हिंदी में भी बॉल कहते हैं, या तो वो गोला कुछ भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मुझे खुद ध्यान नहीं है अभी। फिर वो हो गया तकनीकी शब्दों की कमी होती है। फिर आता है कि भाषा शैली में अंतर होता है कि भाषा की शैली जो होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। भाव बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है हमें। फिर आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद, इसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर आधारित जो अनुवाद होता है ना, वो कभी-कभी सही नहीं होता है ना? है ना? फिर होता है ऑनलाइन शब्दकोश में नहीं है, एक मीनिंग माँगते हैं, उसके अर्थ काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान कि किस चीज़ में हम उसको दें। मशीनी अनुवाद जो होता है, उसके बारे में गूगल ट्रांसलेटर जो हमें सुविधा प्रदान करता है ना? सुविधा के बारे में बताया कि प्रौद्योगिकी मीन्स जो भी तकनीकी अनुवाद है ना, वो किस
प्रकार हमें सूचना देता है या मदद करता है, तो कंप्यूटर के आधार पे तो कंप्यूटर हमारी मदद करता है। मैं जो बता रहा हूँ ना कि उसकी गलतियाँ भी गिना रहा हूँ, सही भी बता रहा हूँ, तो वो दोनों लिखना है आपको। ये नहीं कि आप ये 4-5 लिख के आओ और आपका हो गया पूरा काम, नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर आधारित अनुवाद, अब इसके अंदर आप गलती भी बता सकते हो, है ना? पहले इसके क्या कहते हैं खूबियाँ बताओ कि कंप्यूटर के द्वारा हम लिख के हम कुछ किसी भी चीज़ को अनुवाद कर सकते हैं, है ना? जैसे मैंने मान के चलो ये खोल रखा है अभी एमएक्स वर्ड, तो इसके अंदर का खुद ही एक डिक्शनरी पहले से है, शब्दकोश पहले से है कि इसके अंदर कोई भी वर्ड मैं डालूँगा ना, तो वो सही हो जाएगा या उसका मतलब जो अनुवाद है वो मेरे को मिल जाएगा कि मैं उसको जान सकूँ, तो वो हो गया। लेकिन इसके अंदर कमी क्या है, जो भी तकनीकी अनुवाद होता है ना, जिसके अंदर के कंप्यूटर से हम करते हैं, तो मैंने बताया ना जैसे आप लिखते हो कैट आता है बैट, तो ऐसे करके कुछ कमियाँ आ जाती है, तो वो चीज़ हो गया। ऑनलाइन शब्दकोश में काफ़ी सारे शब्द के आंसर हमें मिल जाते हैं, आसान होता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक अर्थ माँगते हैं, वो अनेक अर्थ दे देता है, तो उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके भी देखो ना, एक पॉज़िटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो आपको अगर ये 10 नंबर में बोले, तो ये थोड़ी कि आप 5 लाइन लिख के आओगे, नहीं ना? तो कम से कम तो ज़्यादा लिखोगे, तो दोनों चीज़ लिखनी है आपको कि उसका हानि भी बतानी है, नुकसान भी बताना है और फ़ायदा भी बताना है। फिर मशीनी अनुवाद मैंने बताया ना कि जैसे कि आप मशीनी अनुवाद क्या है, कभी-कभी मशीन मान के चलो सही से काम नहीं कर रही है। अब मैं जब जैपनीज़ बंदे से बात कर रहा हूँ, वो अपनी जैपनीज़ में कुछ बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कुछ और, है ना? जो मशीन अनुवाद कर रही है, वो कुछ और बता रही है। अब मैं उसको हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ, तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे मैंने बताया ना कि तकनीकी खराबी के कारण या तकनीकी ऐसी होती है कि सेम वर्ड सेम टू सेम ही वो करता है। तो उसको भी ना पता चले, मुझको भी ना पता चले, वो हो गया गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर पे आप कभी कहते हो कि भाई तुम मैं उसको बोलता हूँ जब भी गूगल ट्रांसलेटर को कि इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया मैंने, उसको कहा कि इसको नहीं है वो कर ट्रांसलेट, तो वर्ड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है, वो कोई भाव नहीं दिखाता, है ना? कोई भी उस जो भी चीज़ मुझको प्रदान करनी है ना, वो सही से नहीं कर पाता। तो उस चीज़ की थोड़ी कमी रहती है शब्दों की, है ना? शब्दकोश की थोड़ी कमी रह जाएगी, भावों की कमी रह जाएगी, हैं? मान के चलो कि मुहावरे जो हमने ऊपर पढ़े थे कि मुहावरों को मुश्किल होता है करना। अब मैं गूगल ट्रांसलेटर पे बोलूँ भैंस गई पानी में या ऊँट ऊँट गया पहाड़ के नीचे जो भी होते हैं मुहावरे, तो वो तो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड करेगा। उसमें कोई वो तो नहीं दे होगा भाव कि वो अपने शब्दों में बदल के दे दे, नहीं ना? तो वो चीज़ थोड़ी कमी भी होती है इसके अंदर। खूबी भी है, कमी भी है। फिर कार्यों में तेज़ी होती है इससे। कार्यों में तेज़ी कैसे होगी कि नहीं है जल्दी-जल्दी पता चल जाता है हमें मशीन के द्वारा, ऑनलाइन गूगल के द्वारा, गूगल पे बोलो कि भाई बिल्ली का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? कैट होता है। जाने का क्या होता है? गो होता है। हैं? आने को क्या कहते हैं? कम कहते हैं। है ना? नरमी से बात करो पोलाइटली, है ना? तो वो चीज़ों का बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो है ना? तो इससे काम में तेज़ी आती है। फिर आता है कि पुनः अनुवाद मतलब बैक ट्रांसलेटर क्या होता है? तो अनुदित पाठ को फिर से मूल भाषा में बदलना पुनः अनुवाद कहलाता है। मान के चलो कि कोई हिंदी का नहीं है पैराग्राफ था, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। अब इंग्लिश वाले कह रहे हैं कि इसको फिर तुम हिंदी में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश से फिर से हिंदी में करो, तो वो आ जाता है बैक ट्रांसलेशन, ठीक है? पूर्ण अनुवाद। तो इसके अंदर क्या होता है, पहला होता है कि त्रुटियों की पता चलती है मतलब गलतियों की पता चलती है। इंग्लिश में जो हमने लिखा है, उसको फिर से हिंदी में करेंगे, तो उसके अंदर गलतियों की पता चलेगी ना कि भाई किस चीज़ के बारे में हमें कैसे लिखना था, कैसे बोलना था, उसके बारे में पता चल जाती है। फिर आता है कि उसकी गुणवत्ता बढ़ती है कि उसकी शुद्धता, मान के चलो उसके जो अर्थ हैं, उसकी जाँच हो जाती है ना? उसकी जो गुणवत्ता है मतलब मान के चलो जो मैं बता रहा था कि जो उसकी लिखने की जो भी हमारी शैली थी, जिस भी शैली के अंदर हमने लिखा है, उसके बारे में अच्छे से पता चलता है कि वो सही है, नहीं है, किस तौर पे विज्ञान की भाषा, ठीक है? विज्ञान की भाषा क्या होनी चाहिए? पहला है स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, जिसे कहते हैं, सरल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, पता चल जाए सबको। फिर आता है कि तर्कपूर्ण होनी चाहिए, मतलब जो तर्क दे रहा है ना वो मतलब जो भी वैज्ञानिक भाषा में तर्क दिया गया है, वो सही होने चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी जो भी दे रहे हैं, वो पूरी होनी चाहिए, है ना? वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। फिर आता है कि शिक्षा और अनुवाद क्या है ये? तो शिक्षा का प्रसार होता है इससे, बढ़ती है शिक्षा या जो शिक्षा हम देना चाह रहे हैं उसका प्रसार होता है ना?
विदेशी पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ती है इससे। ज्ञान का लोकतांत्रिकरण होता है, मतलब उसको स्पष्ट तरीके से इंसान अपने मन मतलब अपने मन मर्ज़ी से उसको पढ़ सकता है कि हाँ भाई, उसको जानकारी है तो वो पढ़ सकता है। फिर आता है कि विद्यार्थियों को नई जानकारी मिलती है इससे। फिर आता है कि भारतीय साहित्य की एकता में अनुवाद की भूमिका क्या है? भारत की साहित्य में किस प्रकार से एकता साहित्यिक एकता में अनुवाद की भूमिका क्या है? तो पहला है कि विभिन्न भाषाओं को जोड़ता है ये। ये मान के चलो अलग-अलग भाषा है, मतलब भारत की साहित्यिक में क्या है? पहला है संस्कृत में भी लिखे हैं, तमिल में भी लिखे हैं, जो श्लोक हैं या जो भी हमारे क्या कहते हैं कि वो हैं, है ना? हिमाचल की तरफ जाओगे तो हिमाचल की भाषा में भी लिखे हुए काफ़ी सारे स्रोत हैं, है ना? साहित्य हैं, कहानी है, काव्य है। उन चीज़ों को किस प्रकार मतलब विभिन्न भाषाओं को जोड़ता है, मतलब अलग-अलग भाषाओं की जो भी है, उनको एक मतलब एक कॉमन मतलब हिंदी वालों के लिए जो तमिल की वो है ना पुस्तक, उसका अनुवाद करना, तो तमिल की भाषा उसको पता चल गई। हिंदी है ना? और हिंदी की जो भाषा है या संस्कृत की जो भाषा में है ना, वो चीज़ें हैं, जो भी हमारे स्रोत हैं, उसको अगर हम उसमें करेंगे कन्वर्ट तमिल में, तो तमिल मतलब दोनों का आदान-प्रदान हो गया। तो सभी भाषाओं का नहीं है, विभिन्न भाषाओं का। इसमें भाषाओं को जोड़ता है ये, है ना? संस्कृति को आदान-प्रदान करता है, वहाँ के कल्चर के बारे में हमें पता चलेगा, राष्ट्र की एकता और साहित्य का प्रचार होता है। तो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, वही चीज़ों को याद रखना, वही चीज़ें इसके अंदर बताना। सांस्कृतिक मैंने बताया था ना संस्कृत अनुवाद क्या है, तो वो चीज़ लिख देना इसके अंदर। साहित्यिक जो कवि की कहानी और वो चीज़ के बारे में बताई थी, वो भी इसके अंदर लिख देना। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आराम से हो जाएगा। फिर आता है कि गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ क्या आती है? पहला होता है कि शैली, जो गद्य होते हैं ना, जो भी कहानी आती है, काव्य होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी शैली एक तो एक अलग होती है, तो उसको पहले जानकारी उसकी लेना, तो वो उसमें थोड़ी मुश्किल आती है। भाव को बताना मतलब जो भी भाव उसके स्पष्ट करने होते हैं, उसको बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है। मुहावरे जो मैंने बताया था आपको ऊपर ही कि मुहावरों को बताना थोड़ा कठिन होता है, जो भी उसके अंदर बताया गया होता है। फिर आता है कि सांस्कृतिक संदर्भ भी थोड़ा मुश्किल होता है कि उस समय के कल्चर के बारे में किस प्रकार बताया जा रहा है, उसको मतलब दूसरी भाषा में स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है कि कार्य ले बाद पुनः सर्जन भी होता है। मतलब अर्थ क्या है इसका? कि अनुवाद केवल शब्द बदलना नहीं होता, बल्कि भावों को पुनर्निर्माण मतलब फिर से बनाना भी होता है। मतलब फिर से बनाने का मतलब क्या होता है? जो भी मतलब मान के चलो मैं जो हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा रो रहा है ना? किसी बात पे रो रहा है, किस तरीके से रो रहा है, कौन-सा भाव उसके अंदर स्पष्ट करना है, उसको दोबारा एकदम नया करके उसको दूसरी भाषा में बताना ही अनुवाद मतलब कार्यालयवाद पूर्ण सर्जन भी होता है ये मतलब मान के चलो दोबारा निर्माण करना ही कहलाता है। जो ये लिखा है ना दोबारा निर्माण निर्माण करना, पुनः निर्माण, यही इसके अंदर लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में और इसका अर्थ बताया गया है इधर। फिर आता है कि प्रशासनिक भाषा की विशेषता क्या है? पहली होती है प्रशासन। प्रशासन में मैंने बताया ना जो भी हमारे क्या कहते हैं कानून होते हैं, नियम होते हैं उनको बताने में सरल होनी चाहिए भाषा, स्पष्ट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, अनौपचारिक नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि डियर, मैम, सर ऐसे करके कि कभी किसी-किसी पत्र में डियर आता है, किसी में नहीं आता है। तो जो हम क्या कहते हैं उनको उनके बारे में बताते हैं या उनको किसी चीज़ की जानकारी देते हैं या लेते हैं, तो हम एक रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो वो कहलाता है औपचारिक, ठीक है? तो वो हो गया, जो ऑफ़िस वर्क में काम आता है। तो औपचारिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, है ना? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। फिर आता है कि सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? तो पहला होता है कि सामान्य शब्द क्या होता है? जो समान अर्थ निकालते हैं और जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो विशेष अर्थ निकालते हैं, मतलब विशेष अर्थ बताते हैं कि कुछ ना कुछ नया। जैसे मानो चमत्कार। चमत्कार तो एक क्या कहते हैं, वो हो गया सामान्य शब्द, लेकिन कोई रहस्यमय या कोई अलग ही तरीके का कि इस तरीके से बताया जाए उसको कि जो एक विशेष अर्थ उसका बताए, तो वो चीज़ हो गया। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में वही है ऊपर का यही है, तो नीचे भी वो दे दिया क्योंकि ये आ गया ना पार्टीशन। तो इसके अंदर और क्या होता है, पहला हो गया कि समान शब्द का अर्थ होता है, इसमें रोज़मर्रा के शब्द जो होते हैं ना वो बार-बार प्रयोग होते हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष या विषय
विशेष में प्रयोग होते हैं, मतलब कहीं-कहीं यूज़ होते हैं। मान के चलो आपने वो पढ़े होंगे ना अलंकार, तो रूपक अलंकार हो गया, विशेष अलंकार हो गया, बहुत सारे अलंकार होते हैं, तो हर एक अलंकार का नहीं है, अलग-अलग मीन्स होता है। तो वो अलंकार कब यूज़ करा जाता है? जब किसी विशेष विषय पर हमें लिखना होता है और उसको एक अलग मोड़ देना होता है, उसमें काम आता है। फिर आता है कि अनेक अर्थ होते हैं इसके, मतलब सामान्य शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं कि मैंने जो आपको बताया कि मानिए चलो जैसे कौन-सा लें हम अर्थ जिसके अंदर काफ़ी सारे अर्थ हों कि जाना-आना नहीं, ये तो आसान हो गया। कुछ नया जैसे आप समझ जाओ कि काफ़ी सारे अर्थ होते हैं, हर एक मीन्स के। पोलाइट का क्या होता है? नरम होता है ना? सभ्य से बात करना होता है या किसी को नरमी से बात करना, ऐसे करके अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो एक पारिभाषिक शब्द होता है ना, जो एक विशेष होता है, उसमें नहीं एक ही अर्थ होता है और वो नहीं है निश्चित होता है, मतलब उसके अलावा कोई और अर्थ निकल ही नहीं सकता उसका। फिर आता है कि बैंकिंग और अनुवाद क्या है? तो पहला हो गया चेक, मतलब बैंकिंग में अनुवाद का क्या अर्थ हो गया कि मान के चलो बैंक में जो भी अनुवाद हमें करना है, वो किस-किस चीज़ को कर सकते हैं, किस चीज़ का हमें समझ आएगी, तो उसमें। पहला होता है चेक, चेक आपने सुना होगा कि चेक फाड़ के दूँ क्या? हैं, ब्लैंक चेक चाहिए? जो चेक होता है ना, जिसपे हम क्या कहते हैं अपनी राशि लिखते हैं और बैंक में जाके फिर उसको निकालते हैं, तो वो चेक हो गया। फिर हो गया ऋण, ऋण मतलब क्या हो गया जो हम क्या कहते हैं लेते हैं लोन। फिर आता है खाता, जो हम खुलाते हैं खाता जिसके अंदर हमारे पैसे सेव होते हैं। ब्याज हो गई जो क्या कहते हैं ऋण के ऊपर लगती है ब्याज की 10% 30% या 8% जितनी भी लगनी है वो हो गया। बीमा ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी लेगी तो वही बीमा हो गया ये। बैंकिंग दस्तावेज़ों का अनुवाद होता है कि बैंकिंग में किस तरीके से बातें होती है कि भाई साहब इस बंदे पे इतना ऋण है तो उसको इसी अनुवाद उसका जो अनुवाद होगा वो इसी तरीके से होगा, है ना? कि अंग्रेजी में भी आप करोगे तो ऋण को आप लोन कहेंगे कि उसके अलावा कोई और शब्द नहीं लगा सकते उधर, है ना? समझ रहे हो ना? तो इन चीज़ों का वही चीज़ मतलब एक सटीक आंसर होता है, मतलब एक सटीक शब्द होता है, वो चीज़। नाटक के अनुवाद की चुनौतियाँ क्या है? तो पहला मैं जो ऊपर बताई थी वही चीज़ है कि संवाद शैली सही होनी चाहिए, मंचीय जो भाषा होती है, जो मंच पे हम बोलते हैं, वो सटीक होनी चाहिए, है ना? हास्य और व्यंग्य जो तर्क हम देते हैं, दूसरों पे हास्य या व्यंग्य रखते हैं, मान के चलो आप कपिल शर्मा शो देखते हो, तो उसके अंदर काफ़ी बार किसी लोगों की बेइज़्ज़ती करते हैं हँसाने के लिए, है ना? हास्य, व्यंग्य वही चीज़ होती है, व्यंग्य मतलब किसी पे तर्क करना। तो जो भी हम तर्क करते हैं वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और जो भी भाषा में या जो भी नाटक जिस भी भाषा में प्रदर्शन या प्रदर्शित करना है, उस भाषा में अच्छे से बैठना चाहिए, है ना? स्थानीय संस्कृति की पहचान अच्छी तरीके से दिखानी चाहिए या दिखाई देनी चाहिए उसके अंदर। पत्रों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आता है कि गाद्य और पद्य में अंतर क्या होता है? तो गाद्य जो होता है वो समान भाषा में होता है और जो पद्य होता है वो छंदबद्ध भाषा होती है कि एक विशेष भाषा जो हमने ऊपर की तरफ पढ़ा था। ये इसमें लय नहीं होती है, इसमें लय होती है। मतलब एक होता है ना कि मैं जा रहा था उधर, अब इसके अंदर लय नहीं है। अब मैं लय के अंदर गाऊँ उसको कि मैं जा रहा था उधर, वो बातें हो रही थी इधर, ऐसे करके। तो उसके अंदर लय आ गई ना, तो जिस भी भाषा को हम लय में पकड़े वो पद्य हो गया और जिसमें लय नहीं है वो गद्य हो गया, सिर्फ़ सरल भाषा होती है। इसमें कलात्मक होती है, कला दिखाते हैं अपनी कि किस तरीके से कला है आपके अंदर। फिर आ गया कि पारिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण होते हैं इसके अंदर। मीन्स क्या चीज़ कि निश्चित अर्थ होना चाहिए होता है। एक रूपक रूपता होती है इसके अंदर कि मतलब मान के चलो एक निश्चित आपका जो शब्द होता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है। एक रूपता होती है इसके अंदर, सरलता होती है, विषय विशेष स से संबंध होता है। मतलब मैंने जो आपको ऊपर वाले में बताया था ना कि एक ऐसा भाषा जैसे मान के चलो पारिभाषिक शब्द जिसके अंदर विशेष शब्दों का हम यूज़ करते हैं, विषय विशेष शब्दों का यूज़ करते हैं, वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। स्पष्टता इसके अंदर एक अच्छी होती है। फिर आता है कि अनुवाद या अच्छा अनुवाद की विशेषता क्या है? एक अच्छा अनुवाद किसे कहा जाएगा? सबसे मेन बात है ये कि मान के चलो किसी ने मुझे अनुवाद करके दिया हिंदी से इंग्लिश में, मैंने उसको पढ़ा, तो मैं उसको सही किस मायने पे कहूँगा? तो पहला होना चाहिए कि जो मूल अर्थ है ना, वो नहीं है सुरक्षित रहे, मीन्स जो उस भाषा में कहा गया है वो चीज़
सही होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए भाषा उसके अंदर, जो मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ आनी चाहिए। व्याकरण सही होना चाहिए उसके अंदर, शैली बनी रहनी चाहिए और भाव स्पष्ट होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखो, तो आप कह सकते हो। और क्या कहते हैं इसके अंदर ये है कि स्वाभाविक भाषा जो होती है ना, वो होनी चाहिए, कि जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं ताकि आम लोगों को पता चल सके, तो उसको कहेंगे अच्छा अनुवाद। फिर आएगा मशीनिक अनुवाद का संकट क्या है? गलत अर्थ निकलते हैं। मैंने जो ऊपर आपको बताया कि गलतियाँ बताई थी और सही चीज़ें भी बताई थी, तो उसकी जो सारी गलतियाँ हैं वो इसी के अंदर लिख देना कि मशीनी अनुवाद का संकट क्या है? तो पहला है कि गलत अर्थ कई बार पता चलते हैं, मुहावरों को सही से स्पष्ट सटीकता से नहीं समझा सकता, है ना? सांस्कृतिक समझ की कमी होती है इसके अंदर, और व्याकरण की त्रुटियाँ, मतलब मान के चलो सांस्कृतिक समझ क्या, कि किसी भगवान के या रिलीजन के बारे में बात हो रही है, और लेकिन मशीन तो मशीन है, वो तो सेम टू सेम जो लिखा है वही चीज़ उसको ट्रांसलेट करेगी। तो उससे काफ़ी लोगों को भावों को, मतलब जो भी उसके उनके एहसासों को नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो चीज़ हो गया। अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र क्या होते हैं? पहला होता है साहित्यिक क्षेत्र होता है, शिक्षा होता है, विज्ञान होता है, चिकित्सा होता है, प्रशासन होता है, बैंकिंग होता है, न्याय होता है, मीडिया होता है, तकनीकी होता है और व्यापार होता है। इसके आगे और भी होने चाहिए थे वैसे तो। ये सारे अनुवादों के लिए विभिन्न क्षेत्र होते हैं। मान के चलो आपसे पूछे कि विभिन्न क्षेत्र कौन से होते हैं, कि अनुवाद किन-किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, है ना? तो उसके अंदर बताना है। साहित्यिक मतलब लिखित जो भी हमारे पास पुस्तक है, शिक्षा के अंदर कर सकते हैं, विज्ञान के अंदर, चिकित्सा, प्रशासन प्रशासन जो सरकार चलाती है उसके अंदर भी कर सकते हैं, बैंकिंग के अंदर होती है ना? अभी पढ़ा है ऊपर, न्याय के ऊपर मतलब कि जो भी न्याय कानून हमारे बनते हैं उसके अंदर हम कर सकते हैं। मीडिया मीडिया हर एक तरीके से आपको बताती है, हर एक भाषा में बताती है, लिखित और मौखिक हर तरीके से बताती है। फिर आता है कि तकनीकी तकनीकी आपके तकनीकी तौर पे भी आप क्या कहते हैं वो कर सकते हैं अनुवाद। और व्यापार व्यापार आप करते हैं, जैसे चाइना से काफ़ी बार माल आता है, तो चाइनीज़ जो लैंग्वेज में आता है तो उसमें भी तो हम आपका अनुवाद होना ज़रूरी है ना, कि उसके अंदर क्या सामान है, उसका बाहर से ही पता कर लेना कंटेनर को बिना खोले, तो वो चीज़ हो गया। तो आज के लिए बस इतनी ही ये वीडियो, ठीक है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने इन्हें क्वेश्चन आंसर बताए हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर है ना हमारे आपके क्या कहते हैं उसके अंदर से हैं, लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3-4 साल की जो भी आपके वो थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनके अंदर से लिया गया है। अगर आपको किसी और पेपर के ऊपर चाहिए वीडियो तो आप माँग सकते हो, या कोई और जानकारी इग्नू से रिलेटिव या किसी और चीज़ के तौर पे आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। आपके लिए आज की वीडियो इतनी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, तो सारे मैंने बता दिए। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, चाहे समझ आए या ना हो, उसको दोबारा देखो इस वीडियो को, है ना? और समझिए। और जो भी मैंने छोटे-छोटे शब्द मतलब छोटा-छोटा देखो कितना छोटा लिखा है इसके अंदर। बाकी लोग कितना बड़ा-बड़ा बताते हैं। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से संक्षिप्त में बताया आपको, कि ताकि आपके माइंड में घुस सके, है ना? आप उस चीज़ को लिख सकें, कि है ना? किसी भी चीज़ को छोटे से बड़ा कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। आंसर अच्छे से लिखना, पेपर अच्छे से देना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ चाहिए तो आप उससे कमेंट में बोल सकते हो। हम आपको प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? इसकी पीडीएफ भी आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भी आपको दिला देंगे। ये नहीं वो चीज़ें हैं कि जो आप पेपर में लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं ना, कि जल्दी-जल्दी याद करना है भाई, तो ये वो चीज़ें हैं। और इसको सिर्फ़ पढ़ते ही आपको नहीं है, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। हर एक चीज़ का नहीं है मतलब समझ आ जाएगा। अब मैं इसमें ऊपर मैंने बताया ना कि पहला जैसे आपको मान के चलो, पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि अनुवाद का अर्थ और महत्व क्या है? तो महत्व क्यों है? और अर्थ क्या होता है? अनुवाद का अर्थ होता है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, ये इसका अर्थ हो गया। महत्व क्यों होता है? क्योंकि दूसरी भाषा में दूसरे इंसान को जानकारी देना, प्रदान करना, ये महत्व है इसका, कि दूसरे आदमी को ये बताना, फलानी बात को इस तरीके से समझाना ताकि वो उसे लगे कि ये बात जिस भाषा में है ना, मतलब उसको समझाई जा रही है, वो उसी भाषा में ऐसा लगे, कि 2 भाषाओं के को जोड़ता है ये, है ना? तो ऐसे करके आपको छोटी से शब्दों में मैंने पूरी एक कहानी बता दी है, तो इस चीज़ के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बस बाय।